मॉर्निंग। वीकेंड की शुरुआत होने वाली है, शुक्रवार का दिन है। वैसे ही थोड़ा सा लेजी डे होता है क्योंकि हम मूड में आ जाते हैं कि इसके बाद अब 5 बजे तक काम और उसके बाद मौज मस्ती शुरू, सैटरडे संडे। लेकिन मौज मस्ती के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके रेट ही इतने ज़्यादा हैं, क्या करेंगे आप? तो इसीलिए आज भारत बंद है। जी हाँ। इसके साथ साथ जीएसटी की को लेकर और पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं, इसी को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन और ऐसे 40 से ज़्यादा संगठन हैं जिन्होंने आज बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 8 करोड़ कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं और 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स इसमें शामिल है और महिला कारोबारी भी इसमें शामिल हैं, जो कि आज इस बंद का हिस्सा बनेंगे। पेट्रोल और डीजल, ये हम और आप सभी जानते हैं, रोजमर्रा की बात है। और जब भी मॉर्निंग में हमारी बात होती है चाय की चुस्कियों के साथ, पहली नज़र इसी पर जाती है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं, आज डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। और अक्सर ये बात होती है कि चलिए सीएनजी किट लगवा लेते हैं, सीएनजी किट ना सही तो इलेक्ट्रिक कार की तरफ चले जाएंगे, लेकिन वो विकल्प तो अभी दूर की कौड़ी है क्योंकि बहुत जगह पर तो अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स ही नहीं लगे हैं। तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सीएनजी की तरफ ज़रूर सोचा जा सकता है, लेकिन उसमें भी अगर आपको लॉन्ग रूट तक जाना और ऐसा रूट जहाँ पर कहीं सीएनजी स्टेशन ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? सो दिक्कतें काफ़ी हैं। आज का भारत बंद है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और इसका जो असर है वो फिलहाल मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तमाम अपडेट्स तो हम आपको देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे व्यापारी संगठन, ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने बंद का ऐलान किया। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि इसमें किसान संगठन भी उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर सीधा सीधा किसानों पर भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि डीजल की ज़रूरत होती है ट्रैक्टर में भी और दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों में, तो वहाँ पर भी असर है। तो इसलिए कई किसान संगठन भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं। बंगाल की जंग बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब इसी से जुड़ी बात देख लीजिए। कल ममता दीदी को हमने देखा था किस तरीके से ई स्कूटी पर सवार हो गई थी वो। अच्छा, भले ही वहां से बंद की उतनी कॉल ना आई हो, हालांकि वहां के व्यापारी संगठन जरूर इसमें शामिल होंगे, लेकिन ममता दीदी का स्कूटी पर सवार होना बंगाल के मुद्दे एक तरफ, और वहीं पर इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो घर से सचिवालय तक का सफ़र अब गाड़ी की बजाय ई स्कूटी से किया जाएगा। कल ममता दीदी ने भी ये दिखाया। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार, क्योंकि एलपीजी के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वैसे ये एक पेट्रोल डीजल की कीमतें अक्सर जब भी बढ़ती हैं तो विपक्ष का बड़े बड़े नायाब और अलग अलग तरीकों से विपक्ष इसको लेकर अपना विरोध जताता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि पेट्रोल हमेशा ऊपर ही गया, कभी नीचे नहीं आया। कभी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई हैं, लगातार बढ़ती ही जा रही है। बावजूद इसके, जब हम और आप ये जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में उतना इजाफा नहीं हुआ है, हालांकि दलीलें इसको लेकर सरकार तमाम दे रही है, लेकिन अब विपक्ष हो या फिर व्यापारी संगठन हो, अब सभी लोग सड़कों पर हैं क्योंकि कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। असर आपकी जेब पर भी होगा और कोई दो राय नहीं है, खाने पीने की चीज़ों पर भी इसका असर फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सीधा है कि महंगाई बढ़ेगी। इस बीच हम बंगाल की बात कर रहे थे, जहां पर आज राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं और कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। कल हमने देखा था किस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने हरी झंडी दिखाई थी रथ यात्रा को, और वो रथ यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है। देखिए, सोनार बांग्ला का सपना बीजेपी बार बार दिखा रही है, पर सोनार बांग्ला है क्या, ये शायद वो खुद भी नहीं जानते। उसका भी एक बड़ा कारण है उनका ये कहना कि भले हम सोनार बांग्ला नहीं जानते, लेकिन सोनार बांग्ला का मतलब सीधे सीधे ये है कि वो बंगाल जो कि जनता के सपनों का बंगाल है, यानी आम जनता बंगाल में किस तरह का बदलाव चाहती है, क्या कुछ चेंजेस चाहती है, क्या होना चाहिए बंगाल में, एक खूबसूरत बंगाल किस तरह का होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ पर कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी को लेकर रथ यात्रा के जरिए भी लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वो रथ यात्रा जिसको कल जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी, लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। अब उसमें आप बाकायदा वहाँ बॉक्सेस रखे गए हैं, आप एक चिट पर लिख कर भी रख सकते हैं, नहीं तो अपने कुछ कुछ वीडियोस भी उसमें डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से जनता की राय लेने के बाद सोनार बांग्ला का एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जिसको आने वाले दिनों में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करेगी। तो ये होगा सोनार बांग्ला। और मिशन 200 प्लस की बात तो खुद गृह मंत्री कर ही चुके हैं, और इस बीच आज राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं वहां पर, चुनावी रण का हिस्सा वो भी बनेंगे। और अब बात करते हैं किसानों के प्रोटेस्ट की, क्योंकि आज का दिन भी बहुत अहम है। आज एक बड़ा वेबिनार किसानों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हम ग्लोबल वेबिनार कहें तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी शामिल है, वहाँ से बाहर नहीं आया, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी। 27 में से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है,
और इसी को लेकर अब लगातार रेगुलेट किया जाएगा, पाकिस्तान पर निगरानी रखी जाएगी ये देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ या फिर दूसरी चीज़ें नहीं हो रही जिसमें कहीं जो पैसा है वो आतंकी संगठनों को तो मुहैया नहीं कराया जा रहा। वैसे ये आरोप हमेशा पाकिस्तान पर लगते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है कि ग्रे लिस्ट से किस तरीके से बाहर आया जाए, बावजूद इसके एक बार फिर से एफएटीएफ ने कह दिया है कि ग्रे लिस्ट में ही रहिए और अभी फिलहाल निगरानी में रहेंगे जून तक कम से कम। ग्लोबल वेबिनार की बात करते हैं। किसानों ने जिस तरीके से 3 महीने से आज 26 तारीख होगी, आप अंदाज़ा लगाइए 26 नवंबर वो पहला दिन था जब शंभू बॉर्डर क्रॉस करके किसान पहुंचे थे दिल्ली की सरहदों पर, और आज पूरे 3 महीने हो गए। आज किसान युवा दिवस भी वैसे मनाया जा रहा है, और इससे पहले हर मंच से, महापंचायतों से ये ऐलान किया गया था कि जितने युवा हैं इलाके में, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, वो सभी लोग बॉर्डर्स पर पहुंचे, गाजीपुर, टीकरी और सिंघू, और आज की जो स्टेज होगी वो युवाओं के हाथ में होगी। खैर ये एक बात है, लेकिन साथ ही साथ आज एक ग्लोबल वेबिनार, यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ सिख लोग, पंजाबी लोग या फिर फार्मर्स बसे हैं, और वो लोग जो कि खेती बाड़ी से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, जिनका लिंक कहीं ना कहीं फार्मिंग से है, वो लोग इसमें जुड़ेंगे। अब इसमें बहुत सारे संशय अभी तक हैं लोगों के कि आखिर तीनों कृषि कानूनों में ऐसी क्या बात है कि अभी तक नाराजगियां हैं, और ये नाराजगियां सिर्फ 3 ही सूबों में क्यों देखने को मिल रही हैं। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि आप सवाल कीजिए और वो सवालों के तमाम जवाब इस वेबिनार में मिलेंगे। तो सुबह 9 बजे का वक्त है जब ये वेबिनार शुरू होगा, 9 से 2 के बीच में ये वेबिनार रखा गया है, और टाइमिंग कुछ इस हिसाब से रखे गए हैं कि स्पेशली अगर अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी आबादी है पंजाबीज की जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं, वो लोग भी जुड़ सकें। तो तमाम सवालों का जवाब वहाँ दिया जाएगा। यहाँ पर तीनों जगह पर स्टेज युवाओं के हाथ में रहेगी। अब इसी से जुड़ा एक और मुद्दा, हम बार बार भले ही सरकार ये कहे कि नहीं ये जनता के फायदे की बात है, अभी तक इसको सिर्फ पंजाब का मुद्दा बनाया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे हरियाणा के किसान भी साथ में आए। 26 नवंबर वो तारीख जब बार बार मनोहर लाल खट्टर सामने आकर ये कह रहे थे कि देखिए सिर्फ पंजाब के लोग हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं, हरियाणा का कोई किसान दिल्ली नहीं आना चाहता, लेकिन वो रास्ता हरियाणा के किसानों ने बनाया, और किस तरीके से वो लोग दिल्ली आए। यहाँ तक कि 3 महीने की जितनी व्यवस्था है उसमें कहा जाए हरियाणा के किसानों का योगदान तो शायद गलत नहीं होगा, और ये देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर का प्लेन अगर उन्हीं के इलाके करनाल में नहीं उतरता है, इसका मतलब नाराजगी बहुत ज़्यादा है। अब सत्र शुरू होने वाला है, विधानसभा का सत्र, और वहां पर सबसे ज्यादा खतरा जो है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया है कि हम भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये अंदाजा लगाइए कि नुकसान किसको होगा। ये अविश्वास प्रस्ताव उतना ज्यादा खतरे की घंटी मनोहर लाल खट्टर के लिए नहीं है जितनी उनकी जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी उनके लिए है, क्योंकि जेजेपी ने जब चुनावों में उतरते ही वोट मांगे थे तो ये कहकर मांगे, बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने अपना पूरा चुनाव अभियान चलाया था और वोट उनको मिले थे, लेकिन बावजूद इसके आरोप अब उन पर ये लग रहे हैं कि ये सत्ता के लालची, और इसीलिए इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। और क्योंकि इनका ज़्यादातर वोट बैंक किसान और मजदूर है, और जितना रूरल एरिया है वो सारा वोट बैंक इनका है, वहाँ से भी नाराज़गियाँ आ रही हैं, इन्हीं की तरफ नाराज़गियाँ देखने को मिल रही हैं, और वहाँ पर जितनी महापंचायतें हैं उनमें भी ये बात कही जा रही है कि इन लोग का बॉयकॉट कीजिए। सो सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा सत्र में किस तरीके से अगर जेजेपी किसानों के साथ जाती है तो फिर सरकार से गद्दारी की बात आ जाएगी, सरकार के साथ जाती है तो किसानों से गद्दारी की बात आ जाएगी। तो उस पर भी नज़र लगातार बनी रहेगी, और किसान आंदोलन पर लगातार हमारी नज़र है। और सारी खबरें आप रही हमारे साथ हर दिन सुबह 8:30 बजे हम और आप मिलेंगे, और इसके बाद मिलेंगे आज तक टीवी स्क्रीन पर। बने रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।